हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नेट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है NP फिजिक्स। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया लेक्चर जिसका नाम है WEP वर्क एनर्जी पावर। अपन ने NLM को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, 2 भागों में किया है और लास्ट का अपन का जो लेक्चर था दैट इज फ्रिक्शन, वो भी अपन ने कंप्लीट कर दिया है। आप उनके PYQ लगाते रहना, उनके ऊपर टेस्ट देते रहना अच्छे से और उनका एनालिसिस करते रहना। ठीक है, आपके 100% जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो अपन बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो ठीक है, आज का अपना जो लेक्चर है दैट इज वर्क एनर्जी पावर। देखो, पावर सबको चाहिए होती है, ठीक है, एनर्जी भी सबको चाहिए होती है, उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही बात है, आगे बढ़ते हैं। आप इस लेक्चर में अपन क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन वर्क देख देंगे। ठीक है, फिर अपन इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देख लेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे, और लास्ट में दैट इज पावर। ठीक है, पावर सबको चाहिए होती है, वापस बोल देता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस लेक्चर से आप अपनी डेली लाइफ का एक सीख सकते हो, एक सीख सकते हो दैट इज कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्क थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा विद स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट नेट्स के साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये पावर मिलेगी। ठीक है, आपको जाने की पावर मिलेगी किसी NIT में, किसी IIT में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यही मोटिवेशन के साथ आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, बिना डिप्रेस हुए, बिना लोगों की बातें सुने, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन से इसमें लगे, आपको अच्छे से एक रूम के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है, और वन बाय इस लेक्चर को फॉलो करके उनके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर PYQ लगाने और टेस्ट देने। ये मैं बोलता रहूँगा। ठीक है, एंड तक बोलता रहूँगा, क्योंकि यही है आपके उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रास्ता। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट को वापस शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही अपन इस आज के चैप्टर में रिकैप करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है निकल के, देखो पहले अपन वेटेज भी देख लेते हैं। वेटेज क्या रहता है इस चैप्टर का। सबसे पहले जो वर्क डन है उसके ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, फिर काइनेटिक, फिर पावर, पोटेंशियल, ठीक है, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते ही इसका वेटेज है, आप देख सकते हो। ठीक है, और अब आते हैं वर्क डन पे। सिंपल है, वर्क डन कभी भी ऐसे नहीं कोई कह सकता कि जो वर्क होता है वो कितना होता है। ये एक अधूरी सी डेफिनेशन है। वर्क हमेशा किसी ना किसी फोर्स का होता है। ठीक है, ना कि ऐसे वर्क्स किसी और चीज़ का होता है। ठीक है, अपन कोई बोला कि बताओ कितना वर्क है, तो अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये वो कह सकते हैं स्टेटमेंट, इसका पूरा ये बोल सकते हैं अपन कि जो वर्क डन होता है वो किसी फोर्स का कितना होता है वो अपन पूछ सकते हैं, लेकिन वर्क किसका होता है वो अपन को नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो किसी वर्क होता है वो किसी फोर्स का होता है, और वो फोर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। एक फोर्स हो सकता है कांस्टेंट फोर्स, दैट इज, दूसरा हो सकता है वो वेरिएबल। ठीक है, एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। तो कांस्टेंट फोर्स में अपन वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, वो आज के अपन लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये अपने पास, जब अपने पास फोर्स कांस्टेंट है तब कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो वर्क डन का होता है दैट इज F वेक्टर डॉट D वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन को क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट अपन जानते हैं, इसको खोल देंगे तो F D और कोस थीटा, ये निकल के आएगा अपने पास वर्क डन। ठीक है, और ये अपने पास जो वर्क डन है ये है अपने पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो अपन को पता है कि जूल होती है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सबको आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 9th-10th में। तो ये अपने पास वर्क डन निकल के आता है। जब आपको फोर्स कांस्टेंट दिया है तो इस केस में आपको जो वर्क डन लिखना होता है वो कैसे लिखते हैं, फोर्स, ठीक है, उसका D के साथ प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट लिख के आप आंसर निकाल सकते हो। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो कि यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, दैट इज F कोस थीटा और इस तरफ हो जाएगा F साइन थीटा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वैसे। तो यहाँ पे ये जो कोस थीटा वाला फोर्स है इसको वो क्या करा रहा है, डिस्प्लेस करा रहा है, यानी कि इस फोर्स का कोस वाला कंपोनेंट है वो इसको डिस्प्लेस करा रहा है। तो अपन कहेंगे कि ये वाला जो फोर्स है वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आता है। इसके 2 पार्ट में अपन डिफाइन कर सकते हैं, वो अपन देखो कैसे, कि जैसे कि अपने पास ये D था, ये फोर्स F था और ये एंगल थीटा था। ठीक है, अपन ने ये लिखा कि इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये हो जाएगा F कोस थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास F साइन थीटा। तो जो वर्क डन होता है वो
वो फोर्स करता है जो जिसकी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होता है। इसको अपन डिफाइन ऐसे करते हैं वगडन को। तो यहाँ पे यही फोर्स है जो इसको इस तरफ डिस्प्लेस करा है। तो यहाँ पे मैं वगडन ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, फोर्स का जो ये पैरेलल वाला है ना, ये अपने पास कौन सा है, पैरेलल वाला है, और ये परपेंडिकुलर वाला है। तो ये पैरेलल वाला जो है अपने पास कंपोनेंट, वो इंटू डी, ये होता है अपने पास वगडन। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कोस थीटा इंटू डी। तो वही बात है लास्ट में। और दूसरा ये हो सकता है कि आप डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर ले सकते हो। जैसे अपने पास ये फोर्स है, ये डी है, और ये अपने पास है एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके दो कंपोनेंट तोड़ दो। ठीक है, इसके मैं दो कंपोनेंट तोड़ देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास देखो ध्यान से बने, ये अपने पास बन जाएगा, देखो ये एंगल थीटा है तो ये जाएगा डी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा दैट इज डी साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास डी परपेंडिकुलर है और ये है डी पैरेलल। तो यहाँ से भी आप वर्क डन लिख सकते हो, वो लिख सकते हो फोर्स इंटू डी पैरेलल। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको वर्क डन लिख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जिस फोर्स लगाया है उसका वर्क डन अपन लिख सकते हैं। उसके परपेंडिकुलर वाले के जो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क डन आता है दैट इज जीरो आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ से भी लिखोगे तो वही बनेगा डी कोस थीटा। तो लास्ट में आंसर अपने पास वही निकल के आता है। ठीक है, तो दो केस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ केस में हो सकता है आपको डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट लेने पड़ जाए, और कुछ केस में आपको फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ जाए। ठीक है, अब ये अपने पास था कांस्टेंट फोर्स का, अपन को वर्क डन लिखना था, लिख दिया। अब आता है अपने पास सेकंड, दैट इज वेरिएबल फोर्स हो। वेरिएबल फोर्स ये हो तब इस केस में जो अपने पास कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो एफ टी का फंक्शन दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, ये अपने पास है वेरिएबल फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ दिया होगा, है ना, अपन नहीं पता किसके फॉर्म में दिया है, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अपने पास वेरिएबल फोर्स है। तो इसका अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। ये अपने पास डी है, ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, वेरिएबल है। ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा पे लग रहा है। इस वाले का ये एफ वाला एफ कंपोनेंट, ठीक है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे ऐसे मानो, एक बार के लिए अपन ऐसे मानते हैं, इसको डिलीट करते हैं, सही से बनाते हैं कि अपने पास एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, और ये आपको पता है जब फोर्स लग रहा है तो ये इस तरफ डिस्प्लेस होगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद डिस्प्लेस होगी, तो ये हल्की सी यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाती है। सपोज करो ये डी एक्स इसने डिस्प्लेस किया, और अपन ये भी जानते हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो अपने पास फोर्स होगा दैट इज कांस्टेंट होगा। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसके केस में जो अपने पास फोर्स मान सकते हैं दैट इज कांस्टेंट मान सकते हैं ना, इसलिए तो अपन कंपोनेंट लेते हैं। फिजिक्स का एक फंडा है कि जो अपन पहले फॉर्मूले फाइंड करते हैं वो किसी कांस्टेंट के लिए अपन फाइंड करते हैं, लेकिन जब बात आती है वेरिएबल की तब अपन को क्या करना पड़ता है। इस केस में अपन छोटा सा एक कंपोनेंट ले लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं थोड़ा सा, या डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं अपन, एंगल का भी ले सकते हैं। तो वो उसको अपन ने डिस्प्लेसमेंट लिया या कोई भी कंपोनेंट एलिमेंट लिया, ठीक है, इस एलिमेंट में अपन जो अपन ने फॉर्मूले फाइंड किए वो अपन अप्लाई कर सकें। ठीक है, वो अपन कांस्टेंट के लिए जो अपन ने निकाले उसको अपन क्या कर सकें, अप्लाई कर सके। इस वजह से अपन क्या मानते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अपन एलिमेंट्स फिजिक्स में मानने का ये रीजन होता है कि यहाँ पे जो अपन ने फॉर्मूले डिराइव करते हैं वो कांस्टेंट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की बात आती है तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस मानते हैं। तो इस केस में अपन बिल्कुल अपन एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है या कुछ भी और भी क्वांटिटी होती है वो अपन कांस्टेंट मान सकते हैं, और वो फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मानते हैं। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं और जिस जहाँ तक निकालना है उसका अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास आंसर निकल के आ जाता है। तो इसके कारण जो वर्कडन आएगा वो आ जाएगा एक DW, छोटा सा वर्कडन आ जाएगा, और वो वर्कडन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस केस में अपने पास फोर्स कांस्टेंट होगा, और ये अपने पास वैसे तो है वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से अपने पास जो DW निकल के आएगा वो आ जाएगा F इंटू DX। ठीक है, वैसे सेम डायरेक्शन है तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा डायरेक्ट F DX। ठीक है, DW आ गया। अब मुझे निकालना है कि आपको ये पूछा कि x इजिकल टू 0 था, है ना, यहाँ पे इनिशियल में, और x इजिकल टू, मान लो कि x इनिशियल से फाइनल तक पूछा है। ठीक है, ये अपन को फाइनल तक पूछा है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे W का, तो ये W बन जाएगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ से ये अपने पास बन जाएगा F dx, और ये कहाँ से कहाँ बनेगा बताओ, ये बनेगा x इनिशियल से x फाइनल। अब यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया होगा आप पुट कर देना। क्या ये आपको बात समझ आई? ये है वर्कडन, वर्कडन वर्कडन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स।
तो आपको ये एलिमेंट लेने का मतलब समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो एक सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स दिया है ना, ये दिया है। अब इसको समझने से पहले एक और कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वेरिएबल फोर्स का, कि जैसे कि मान लो आपको दिया है एक फोर्स दिया है वेक्टर, ठीक है, वो दिया है अपन को F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप, Fx है ना, Fx Fy मान लेते हैं, प्लस Fz के कैप। अपन को ये कोई फंक्शन सॉरी एक वेक्टर दिया है, ठीक है, किसका दिया है बताओ? ये फोर्स का दिया है। तो इसका अगर मुझे लिखना है, ठीक है, इसका मुझे अगर लिखना है क्या बताओ? फोर्स। और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, ये dr जो दिया है वो दिया है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास वर्क डन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, अपन जानते हैं कि डॉट dr हो जाएगा, तो यहाँ से इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट इज dx प्लस, ठीक है, इसके कारण जो छोटा सा आएगा dw आएगा ना, छोटा वर्क डन आएगा dy सॉरी fy, मैंने गलत लिख दिया, सही कर देते हैं, ये हो जाएगा fy dy प्लस fz dz। क्या ये हो जाएगा कि नहीं बताओ? ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ से ये छोटा सा वर्क डन है, और अगर मुझे सबके लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे dw, तो ये हो जाएगा अपने पास fx dy, ठीक है, प्लस fy dy और fz dz। बस ऐसे करना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई फोर्स दे, ठीक है, वेरिएबल दिया हो छोटा सा, तो आपको छोटा सा डिस्प्ले पोजिशन वेक्टर लिख दिया, एक्स वाई जेड में फोर्स लिख दिया, और इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे x आ जाएगा ना, तो यहाँ पे x इनिशियल से x फाइनल ले दिया, y इनिशियल से y फाइनल दे दिया, और z इनिशियल से z फाइनल दे दिया। तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा वर्क डन। तो ये सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो वर्क एनर्जी पावर जो ये अपने पास चैप्टर है उसका कोई भी सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। तो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। देखो सवाल दिया है 2023 अप्रैल आगा है, अपन को फोर्स दिया है, और फोर्स क्या दिया है? देखो इस पर 5x है, इसका मतलब ये है कि अपने पास वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स इन द मूविंग बॉडी फ्रॉम x। चलो सिंपल सवाल, ठीक है। अपन को क्या दिया है? मतलब फोर्स दिया है, और क्या बोला है कि x = 2 मीटर से 4 मीटर तक बताना है। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि वर्क डन x का अगर मुझे लिखना है तो डेट इज f × dx, और ये दिया है 5x dx हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ बोलाया गया है? 2 से 4 तक। तो ये 5x² बाय 2 4 2, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 5/2 × 16 - 4, कितना आ गया अपने पास? ये आ गया 12 6 यानी कि 30 जूल, ठीक है। 30 जूल आ जाएगा आंसर। सिंपल, देखो ही ऐसे सवाल आते हैं सिंपल से, ये अपने पास आंसर आ गया। अब क्या बोला गया है कि अपन को फोर्स एक्ट पार्टिकल दिया है, इस x डायरेक्शन में फोर्स न्यूटन और मीटर में दिया है, और वर्क डन पूछा है ड्यूरिंग x। ये भी वही सवाल है, बस अब की बार थोड़ा सा फोर्स की इक्वेशन चेंज कर दी। तो 2 + 3x, और क्या दिया है अपन को? और ये कहाँ से कहाँ बोला ये? चलो अपन पास वेरिएबल है, तो यहाँ से जो वर्क डन बनेगा दैट इज इंटीग्रेशन f dx। तो यहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4 तक बोला है, 2 + 3x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 3x² बाय 2, और ये हो जाएगा 4 से 0। क्या ये हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो ये अपने पास आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, अपने पास वर्क डन आ जाएगा, बस लिमिट पुट कर देना। ईजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, देख लो, ठीक है। 32 आ गया जूल, कोई ज़्यादा सवाल टफ थोड़ी आते हैं। अब क्या बोला गया है अपने पास कि अ स्मॉल प्रोडक्ट पार्टिकल मूव्स इन अ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन टू पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये थी, और फोर्स ये दिया है, तो बताना है वर्क डन। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई केस आए, ऐसे इस टाइप के बहुत सवाल आए हुए हैं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोला गया है। तो मान लेते हैं अपने पास ये इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, और ये अपन को दी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये दी है। और जो फाइनल पोजीशन दी है ये अपन a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, और फाइनल पोजीशन दी है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये अपने पास क्या दिया है, और वो वाली दी है फाइनल पोजीशन की। और ये अपन जानते हैं ट्राइंगल रूल से कि ये जो अपने पास बनेगी, ये d डिस्टेंस बनेगी,
और ये क्या बनेगी, डी डिस्टेंस। ट्राइंगल रूल से आप मैंने रिलेटिव मोशन में बताया था कि ये बन जाएगी अपने पास आर बी माइनस आर ए। तो ये अपने पास आर बी था, ये आर ए था, तो ये आर ए का अपन दोनों का वेक्टर, तो यहाँ पे डी वेक्टर आ जाएगा और वो कितना बन जाएगा बताओ, फटाफट बताओ। ये हो जाएगा अपने पास 3i कैप, ठीक है, और -2 और -5j कैप, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये क्या था अपने पास, k कैप था, और k कैप में से ये घटा दूंगा तो 5 कैप बन जाएगा ना, k कैप। ये d आ गया अपने पास। फोर्स कितना दिया अपन को, अरे हाँ ना बोलो यार, फोर्स दिया है अपन को 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है, ये फोर्स दिया है। वर्क डन अपन को जानते हैं कि डी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट शीट 15 प्लस ये हो जाएगा -10, ठीक है, और ये हो जाएगा 35, ठीक है। तो ये 5 यानी कि 40 जूल आ जाएगा। सिंपल सॉल्व था, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना, ऐसे करना है बस। आर यहाँ पे क्या आप लिख दिया, ये अपन को पोजीशन वेक्टर लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है, ये एडवांस का PYQ है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला है कि द वर्क डन इन द मूविंग फ्रॉम वन, एक अपने पास कोऑर्डिनेट से यहाँ तक कोऑर्डिनेट में एक फोर्स दिया है, दैट इज F = y i कैप प्लस x j कैप। हो सकता है इस आगे वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये वैसे तो ऐसे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन अगर आपको पता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता है, ठीक है, इंटीग्रेशन की और डिफरेंशिएशन की, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो अपन को पता है कि जब भी ऐसे वेरिएबल फोर्स आए तो अपन क्या लिखते हैं बताओ, अपन ऐसे लिखते हैं, वर्क डन दोनों डायरेक्शन में आई कैप में, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x, ठीक है, यानी dx प्लस fy dy, यही लिखूंगा। तो अपने पास ये बन जाएगा fx कितना है, y dx प्लस x dy। देखो अगर यहाँ पे x dx होता तो अपन x²/2 कर सकते थे, यहाँ पे y dy होता तो y²/2 करके अपन इंटीग्रेशन कर देते। बट यहाँ पे अपने पास y dx बन रहा है और x dy बन रहा है, तो अपन जानते हैं कि इसका मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ dx प्लस x dy, ये, ठीक है। तो आप आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप 12th में पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि इसका जो अपने पास वैल्यू है, जो y dx प्लस x dy होता है, वो एक्चुअली में और कुछ नहीं x y होता है। क्योंकि आप जब इसका डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो कैसे करते हो, एक को कांस्टेंट मान लेते हो, जैसे y को कांस्टेंट माना तो dx हो जाएगा, ठीक है, और आपने x को कांस्टेंट माना तो dy हो जाएगा। देखो यानी कि इसका मतलब मैं इसकी जगह पे dxy लिख सकता हूँ, तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा dxy, और अपन जानते हैं कि ये एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल, और अपन लिमिट लगा देंगे x y की, कहाँ से कहाँ बोलिए, 3,2 से 1,1 से अपने पास 3,2 तक। तो वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से अपने पास जो आंसर निकल के आएगा, एक बार रखूँगा 3 × 2 -1 × 1, तो ये हो गया अपने पास 6 - 1 यानी कि 5 जूल। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट लिख देना है ना, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़े क्या, चलो, इजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ था नहीं, ठीक है। अब आता है अपने पास, देखो अपन ने ग्राफ के बारे में तो पढ़ लिया था वैसे काइनेमेटिक्स 1D में कि ग्राफ कैसे क्या होते हैं, ठीक है, और अपन ये जानते हैं कि अगर मुझे कोई इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ग्राफ का, ठीक है, तो जैसे कि अपने पास ये वाला है, सिंपल है, ये y है, ये x है, इसका ग्राफ है, और इसका अगर मुझे एरिया लिखना है तो डायरेक्ट मैं इसका क्या लिखता हूँ, y dx इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो ये अपन को क्या देता है, एरिया। तो यही सवाल है कि अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल varies with the position x shown is the figure, to find the work done by the force in the displacing the particle from -2 से 0 और 0 से 2 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मुझे बताना है और यहाँ से यहाँ तक। कितना इजी सवाल है। तो आपको पता ये याद होना चाहिए कि अपन को पता है कि जो वर्क डन, देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि अपन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F × dx, ये। और अपन जानते हैं कि जब ये अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दे तो ये क्या देगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ, इसका अपन को एरिया देता है, अंडर कर्व द एरिया अपन को देता है इसका एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का। तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा कि जो ये एरिया है वो कहाँ से कहाँ देगा, 0 से 2 तक, और ये एरिया है यहाँ से, तो इसका एरिया अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये एरिया बन जाएगा अपने पास, वर्क डन बन जाएगा। एरिया क्या, ट्राइंगल बन रहा है, ये अपने पास 10 है, 1/2 × 2 × 10, तो ये हो गया अपने पास, और माइनस का होगा, ठीक है, नेगेटिव फोर्स है, माइनस का हो जाएगा -10 जूल, और उतना का उतना ही हो जाएगा +10 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आंसर है, माइनस ये आ रहा,
बिल्कुल ईजी सवाल था, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ थोड़ा ही था। तो जब भी आपको अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो उसका जो एरिया होता है वो अपन को वर्क डन देता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कर देना सॉल्व, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपना जो वर्क वाला जो था पार्ट वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन काइनेमेटिक्स एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी, गलत बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उससे एसोसिएटेड होती है कि अपन कोई बॉडी वी वेलोसिटी से जा रही है तो उसकी अपन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास एम है और वी वेलोसिटी जा रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर होती है, बस आपको याद रखना है। तो ये मोशन से, पार्टिकल के मोशन से एसोसिएटेड एनर्जी होती है, ठीक है। और मोमेंटम और इसके बीच में रिलेशन ये होता है, कैसे आता है देखो, काइनेटिक एनर्जी ये, मोमेंटम क्या होता है अपने पास एम वी, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक इसको एम को नीचे भेजूंगा तो पी स्क्वायर बाय एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये अपने पास एम था। तो ये अपने पास क्या, देखो ये अपने पास क्या है काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बनी अपने पास पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। तो यहाँ से यही लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू, पी की वैल्यू लिखोगे तो 2m के है ना, ये के हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, बस इतना से ये फॉर्मूले याद रखने। तो ये बोला कि टू बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो, ये दिया है, ठीक है। इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी के रेशियो दिए हैं 16/19, हैव मास सेम लीनियर मोमेंटम सेम दिया, देन मास का रिस्पेक्ट। अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m, अगर ये सारी चीज़ें सेम है तो काइनेटिक एनर्जी है वो इन्वर्सली है, और आपको पता है इन्वर्सली होते हैं तब यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाते हैं। ईजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ेगा। अब अपने पास ये पूछा है कि द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम हमने कितना चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया 50% और इंक्रीज कर दिया। तो जैसे मान लो कि पी इनिशियल कितना था, पी था, पी फाइनल कितना हो गया, वो पी था और उसके 50% और ऐड कर दिया आदि, तो ये अपने पास हो गया 1.5 पी, ये पी फाइनल आया, ठीक है। ये पी इनिशियल आ गया, पी अपन ने माना तो पी फाइनल कितना हो गया 1.25, ठीक है। और इसके क्या बोला है कि इंक्रीज अपन ने ये किया है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से अपने पास ये इनिशियल तो हो गई, इनिशियल, ठीक है, जो सी पी है यहाँ पे लिख देता हूँ पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी दैट इज फाइनल मोमेंटम कितना है 1.5 पी का होल स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। ये अपन को दिया और यहाँ से अपन पास निकला है दैट इज 2.25 पी स्क्वायर बाय 2m, यानी कितना टाइम्स हो गया 2.25, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई, यानी कितने टाइम्स हो गई काइनेटिक एनर्जी 2.25 टाइम्स हो गई। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो किसमें बताना है परसेंटेज चेंज। तो जब भी आपको परसेंटेज चेंज की बात करें, ठीक है, परसेंटेज चेंज लिखना हो तो क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 2.25 इनिशियल की माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। तो ये कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 1.25 इंटू 100, यानी कि अपने पास हो गई 125%, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे चेंज लिख देना, तो कितना परसेंट चेंज हो गया 125% चेंज हो गया, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो, ऐसे सवाल आते हैं 125। ये था अपने पास काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा रिव्यू, वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। देखो कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है कि अगर अपन कोई वर्कडन लिख रहे हैं उस फोर्स के द्वारा, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ए से बी तक सीधा, और एक यहाँ से ऐसे घूम के जा रहा है, ये अपने पास वन पाथ है, ये सेकंड पाथ है। तो उनके द्वारा जो W1 आ रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा W2 के। तो जो फोर्स लगा यहाँ पे, जो फोर्स लग रहा है
इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव, यानी कि इसमें जो फोर्स लगा दैट इज वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंजर्वेटिव, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे वही लिखा है कि फोर्स हुज वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है ना, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़े तो वही इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, स्प्रिंग फोर्स अपन 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। फोर्स हुज वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड, इसको बोलते हैं अपन नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से मैं डिफरेंट पार्ट से फॉलो करता हूँ। एक तो यहाँ से गया, ठीक है, इसका जो वर्क डन है डेट इज W1, और यहाँ पे जब आ जाएगा सीधा, ठीक है, वो आ जाएगा W2, और तीसरा ले लेते हैं अपन यहाँ से, ठीक है, वो W3 हो गया, W2। तो यहाँ पे जो ये वर्क डन होंगे नॉट इक्वल होंगे, है ना, अगर पाथ चेंज हो गया तो यहाँ पे वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंजर्वेटिव ऐसे फोर्स को अपन बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, ऐसे फोर्स। और इनके टाइप जैसे फ्लूइड में अपन पढ़ते हैं विस्कोसिटी, दो लेयर के बीच में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, ये ज़्यादा इसका योगदान है नॉन कंजर्वेटिव, अपन ये पाथ पे डिपेंड करता है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन की गई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं होती है, वो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन की गई है। और कभी भी आप किसी का भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। आप सिर्फ चेंज देख सकते हो कि यहाँ से इसमें बीच में कितने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ये आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन किसी भी चीज़ की आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिफाइन किससे किया गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेज से, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज PE, वो माइनस कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल होती है। इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसके नेगेटिव के ही इक्वल होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन कर रही है उसको ऑपोजिट में जो अगर फोर्स लगा के मैं काम करता हूँ, तो वो जो मेरा वर्क डन कर रहा है फोर्स, वो उसको कहाँ चला जाता है, फोर्स का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, ये अपने पास जो भी ये पेन है, इसको मैं यहाँ पे पढ़िए, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर उठा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। इस mg के अगेंस्ट मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो मेरे फोर्स ने वर्क डन किया वो कहाँ चला गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ना तो मैं इसके यहाँ पे पोटेंशियल एब्सोल्यूट फाइंड कर सकता हूँ, ना यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बीच में चेंजेस देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी चेंज हुई है, ठीक है, वो अपन देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ये चेंज देख सकते हैं, ठीक है, वही माइनस कंजर्वेटिव के इक्वल हो जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, ठीक है। यहाँ पे चेंज ही है, ठीक है। तो ये अपने पास था पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, वही लिखा है देखो, कंजर्वेटिव, है ना, ठीक है। ये अपन यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं, वो कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से देखो कि अपने पास एक ब्लॉक है, इसको मैं हाइट h लेके जा रहा हूँ, h हाइट पर लेके जा रहा हूँ इसको। आपको पता है नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है, mg लग रहा है फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो यहाँ से अपन वर्क डन लिख सकते हैं, दैट इज कंजर्वेटिव के फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा वो फोर्स कंजर्वेटिव इंटू x, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, mg, डिस्प्लेसमेंट h और कोस 180। तो यहाँ से अपने पास कंजर्वेटिव का फोर्स निकल के आता है, दैट इज mgh माइनस mgh, कंजर्वेटिव और फोर्स का आ गया। माइनस का क्यों आया, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ से नेगेटिव आया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस कंजर्वेटिव, तो यहाँ से माइनस और माइनस mgh लिख दूंगा, तो यहाँ अपने पास चेंज आ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी में mgh।
तो अपन चेंज लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। तो बहुत सारे केस में अपन क्या करते हैं, चेंज लिखने की बजाय अपन क्या कर देते हैं कि जहाँ से अपन इनिशियल देखा या कहीं से भी एक अपन पॉइंट मान लेते हैं इनिशियल में, जहाँ पे अपन इसको रेफरेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन? रेफरेंस। रेफरेंस मानने से यहाँ की जो पोटेंशियल अपन क्या मान लेते हैं, इसको जीरो मानते हैं। ठीक है, होती नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन जब रेफरेंस मान रहे हैं कि यहाँ पे जीरो मान सकते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जीरो हो गई तो यहाँ पे कितनी हो गई, जीरो प्लस mgs, यानी कि u2 माइनस u1 इज इक्वल टू mgs है। तो यहाँ से अगर जीरो मानता हूँ तो u जो u2 है वो mgs। बस ये अपन लिखने का तरीका होता है, लेकिन ये अपन एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि यहाँ पे mgs ही होगी। बस ये इसके रेफरेंस में मैंने देखा है कि mgs होगी, इसके रेफरेंस, इसलिए बोलते हैं अपन इसको रेफरेंस बोलते हैं। इसके रेफरेंस में अपन ने देखा कि इसके mgs है, अदरवाइज अपन नहीं कह सकते कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh है। क्या आगे बढ़े क्या? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें पूछता है, ये एडवांस के लिए जो होते हैं कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेंस में तो इजीली सवाल हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस आते हैं, बट एडवांस के लिए ये अपन को कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ता है और इसके ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो, अब आता है अपने पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, देखो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी का जो अपन ने कंसेप्ट निकाला, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेज निकाला, और अपन ने ये भी लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे क्या है, अपन ने वेट का तो देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का तो देख लिया, अब आते हैं अपने पास स्प्रिंग फोर्स का, जो वर्क डन होता है जो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे आएगी कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इसको धक्का देगा। ठीक है, यहाँ से इनिशियल में मान लो ये नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, x इजिकल टू 0 पे, और ये इस तरफ जा रहा है, तो इसको क्या कर देगा, ये बताओ, कंप्रेस कर देगा। ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, कंप्रेस हो गया, अपने पास x कंप्रेस हो गया। तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो किसकी तरफ डायरेक्शन में होगा, वो बाहर की तरफ, क्योंकि ये फैलना चाहेगी। ठीक है, नेचुरल लेंथ अगर मैं कंप्रेस करता तो बाहर की तरफ फोर्स लगाती, और अपन ये भी जानते हैं कि ये Fx के इक्वल होता है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स होता है, सॉरी Kx के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज Kx होता है, और माइनस ये रिप्रेजेंट करता है, अगर डायरेक्शन के साथ लिखता हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। अगर मैंने इस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ लगेगा, और इस तरफ किया तो इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ तो यहाँ पे इलॉन्गेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक हो गया, यहाँ से इस तरफ x हो गया, तो इसके बाद जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। बस ये इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या? तो यहाँ से अपने पास इसकी मुझे लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि मैं इसको कंप्रेस करूंगा या इसको मैं इलोंगेट करूंगा, तो मैं फोर्स लगाऊंगा। और यहाँ पे फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है कि यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। इसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। और जो ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ना है। तो देखो ध्यान से, इनिशियल में ये था, अपन को पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स स्प्रिंग ये लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपन लिख सकते हैं dx, छोटा सा, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल के लिए मुझे अगर वर्क डन लिखना है तो एक छोटा सा पहले मैं लिखूंगा वर्क डन, और वो किसके लिखूँ, dx के लिखूंगा। फिर जीरो से मुझे कहाँ तक जाना है, x तक जाना है। ठीक है, जीरो इनिशियल था, यहाँ तक x तक जाना है। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा दैट इज kx। ठीक है, ये kx बन जाएगा माइनस का इंटू dx, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, जीरो से x। तो ये माइनस के बाहर आ गया, ये x² 2 हो गया, जीरो से x। तो अपने पास जो वर्क डन आया, ठीक है, x तक का स्प्रिंग कंजर्वेटिव वाला, ठीक है, कंजर्वेटिव वाला लिख रहा हूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा हाफ kx²। ये अपने पास कंजर्वेटिव वाला फोर्स आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस डब्ल्यू सी, कंजर्वेटिव वर्क डन के इक्वल। तो यानी कि ये हो जाएगी अपने पास माइनस और माइनस हाफ kx²। तो यहाँ से डेल्टा यू आ गई हाफ kx²। और अगर मैं इसका रेफरेंस यही मानता हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हाफ kx² आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये अपने पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ kx²। ठीक है, तो ये कैसे प्रोपोर्शनल है बताओ, u के x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर करते हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 टाइम्स 2 मीटर करते हो तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें लिखी है। देखो यहाँ पे ये इस तरफ फोर्स लग रहा है क्योंकि मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर दिया,
और यहाँ पे ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये के एक्स जो कि इस तरफ लगा रहा है। सारी चीज़ें मैंने लिखा दी, मीन पोजीशन बोलते हैं यहाँ पे। और ये क्या करेगा, इसके अलाउंग क्या करेगा, एसएचएम करेगा, वो अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, तो ये था अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब आते हैं अपन दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अपने पास कितना रहा है एक बार देख लेते हैं। कम ही रहा है अब, ठीक है। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि अपन जो वर्क डन करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क डन जितने भी एक सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहे हैं उनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। कैसे, देखो जैसे कि अपने पास एक सिस्टम है, यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, ये हमारे को F1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे फोर्स ये लग रहा है कंजर्वेटिव, यहाँ पे लग रहा है ये नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एंड सो ऑन, जो भी लग रहे हैं। इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ v1, तो इसके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स, सॉरी यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर, इसका मास m है। अब कुछ टाइम बाद इसके कारण, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन किया होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी, ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v2, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगी, ठीक है, 2 हाफ m v स्क्वायर v2 स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास निकल के आई। तो यानी कि जो वर्क डन किया इन्होंने, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, है ना, जो वर्क डन इसने किया इस सिस्टम के ऊपर वो इसकी चेंज इन काइनेटिक, यानी कि पहले v1 से जा रहा था अब v2 से जा रहा है, यानी कि चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। यही बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि जो वर्क गया उसकी एनर्जी में चेंज आ गया, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो यही लिखा है कि द टोटल वर्क डन बाय सिस्टम बाय ऑल फोर्सेज, इसके जितने ऊपर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल जितने भी लग रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है अपने पास चेंज इन काइनेटिक के इक्वल, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे अपने पास ये लिख दिया, और अपन ये जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, बताओ। अभी लिखा था अपन ने पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा था अपन ने माइनस डेल्टा यू के, ठीक है। तो यहाँ से W नॉन वर्क डन एक्सटर्नल ये हो जाएगा इजिकल टू डेल्टा के। इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो वर्क डन नॉन प्लस वर्क डन एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा के प्लस डेल्टा यू, ठीक है। और अगर यहाँ पे एब्सेंट हो, ठीक है ना, अगर यहाँ पे इफ़, मैं लिख देता हूँ केस, इफ़ एफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो और एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो इनके द्वारा जो वर्क डन होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आ जाएगा वो 0 आएगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, दैट इज़ क्या हो जाएगा अपने पास, देखो क्या बन रहा है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल 0। तो यहाँ से अपने पास बनता है यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू फाइनल माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये अपने पास निकल के आता है। इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जर्वेशन। और ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला ये जो फॉर्मूला है कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जब अपने पास एफ एक्सटर्नल एंड एफ नॉन कंजर्वेटिव वाला फोर्स 0 हो, ये दोनों 0 हो गए तभी आप यूज़ कर सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन। अदरवाइज आपको क्या करना है, यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये यूज़ करनी है। तो यहाँ से अपने पास ये निकल के आता है। और जो अपने पास इसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी, इसको यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो सम है इसको अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और इसको यहाँ पे अगर ये सिस्टम है तो यहाँ पे जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वो सेम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल की थी, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के इक्वल होगी, बस। तो ये था अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस इस एनर्जी अपने पास इस टाइप के जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है सवालों के ऊपर वो अपन समझते हैं,
देखो अपन को क्या बोला है कि ब्लॉक इनिशियली ट्रेवल्स विद द स्पीड वी, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्पीड। सबसे पहले तो आप देखो, आप ये सोच सकते हो कि अगर अपने पास सब फोर्सेज है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, जितने भी फोर्स है, अगर सब एक्ट हो रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तब आपके पास आनी चाहिए दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन यू इनिशियल, यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये बन जाएगा अपने पास, है कि नहीं। तो यहां से देखो दो अपने पास है, एक ये इनिशियल वाला, इनिशियली अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे है, सॉरी यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो मीन पोजीशन, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेचुरल लेंथ पे तो ये जीरो है इनिशियल में। अब फाइनल में क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना एक्स डिस्प्लेस हुई होगी, ठीक है, अपन को वही मैक्स निकालना है, और ये एक्स डिस्प्लेस हुई तो इसकी जो फाइनल होगी काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज क्या हो जाएगी के एक्स मैक्स का स्क्वायर, और ये बाद में ये क्या हो जाएगा, इसका वी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल होगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो। बस यहाँ पे सारी चीज़ें अपन को दी हुई है, पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये जीरो इनिशियल में काइनेट पोटेंशियल, और फाइनल की पोटेंशियल हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस जीरो हो गई। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपन के पास जो एक्स मैक्स निकल के आता है दैट इज एम, यहाँ पे वी नॉट का होल स्क्वायर अपन के का रूट, बस ये निकल के आया। कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है ना, वी नॉट। ऐसे सवाल आता है। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि अपन को पता है कि इनिशियल में इसके पास काइनेटिक है, अब वो कि वो पूरी कहाँ चली जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। तो डायरेक्ट भी आप इक्वेशन लगा सकते थे, काइनेटिक देखो यहाँ पे वही बन रहा है, ये तो दोनों टर्म जीरो बन रहे हैं, अब डायरेक्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर सकते थे। क्या ये आपको बात समझ आई? तो इस टाइप के सवालों को अपन को ऐसे करना है। ये देखो यहाँ पे जब यहाँ पे वी वेलोसिटी जा रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। जब यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्रेस हो गई, तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है, फिर वापस पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी 100% हो जाएगी। तो बस यही है कि एक बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, लेकिन इनका जो सम है नेट वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये पूरी हो गई 100% तब ये जीरो हो गई, और जब ये 100% होगी तो वो जीरो हो गई, यानी कि इनका दोनों का जो सम है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। अब अपने पास एक और सवाल है 2022 का, अच्छा सवाल है। अपन को क्या बोला है कि एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है, और क्या बोला है कि वी वेलोसिटी से चलना शुरू करते हैं, वी नॉट से इस तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होगा वो अपन को बताना है, ठीक है, ये बोला है। तो यहाँ पे नेचुरल में पहले अपन को पता है कि इसकी जो इनिशियल है पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है, ठीक है, और बाद की अपन को बतानी है। तो कैसे बताएंगे बताओ? तो यहाँ से बन जाएगा, देखो एज पर द गिवन फिगर टू ब्लॉक्स each of the mass 250 are connected to spring of the spring constant 2, अपन को k की वैल्यू दी है, कितनी दी है 2 मीटर पर से 2 न्यूटन पर मीटर, और अपन को क्या दिया है मास दिया है दैट इज 250 ग्राम यानी कि 1/4 kg, ये दिया है अपन को, और इलोंगेशन मैक्सिमम बताना है। तो डायरेक्ट बस यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डायरेक्ट अपन यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आगे बता देता हूँ कि अपने पास वी नॉट से जा रहा है, ये वी नॉट से जा रहा है ना, इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे u इनिशियल में जीरो है और k इनिशियल में क्या है, दोनों की यानी कि 1/m वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/m वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1/m वी नॉट। ये अपन के पास इनिशियल की लिख दी मैंने। फाइनल में क्या हो रहा है, देखो फाइनल में अपने पास जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया होगा तब इसकी वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई होगी, जीरो, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो फाइनल की काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो होगी। अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई होगी, ये फाइनल हो अपने पास हो गई हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ पे दोनों के इक्वल कर दो, इक्वल कर देंगे तो यहाँ से अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखो अपने पास ये थी, यानी कि ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगी, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये 1/2 से 1/2 गया तो 2m बाय के है ना, रूट एक्स मैक्सिमम आ जाएगा, बस सिंपल सा था, ठीक है, ये आ गया सर, ठीक है। और अपन को ये बोला गया भी है ना
वी और एम की वैल्यू दी है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ। मास कितना दिया 1/4, वेलोसिटी कितनी दी है बताओ, वेलोसिटी दी है क्या, सॉरी वेलोसिटी नहीं दी, वी नॉट ही दिया है, अपन के की वैल्यू दी है अपन का ना। के क्या था अपने पास 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/4 यानी कि वी नॉट ये स्क्वायर है ना, तो वी नॉट बाय 2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ठीक है, वी नॉट बाय 2 ये अपने पास आंसर आ गया। इजी सवाल आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते वर्क एनर्जी थ्योरम के, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल है वो क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ मास इज स्लोली लोअर और सडनली रिलीज, ठीक है। दोनों तरीके से अपन देख लेंगे कि इसका जो क्या बोला है अपन को कि ब्लॉक फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, दोनों केस में जो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वो कितना होगा वो देखते हैं। तो पहला तो अपन जब स्लोली लेके आ रहे हैं, ठीक है, जब इसको ब्लॉक के नीचे, जैसे ऊपर ब्लॉक था नीचे लेके आ रहा है, तो इस केस में जो अपने पास ऊपर फोर्स लगेगा दैट इज के एक्स, वो एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन इसकी वेलोसिटी को गेन करने ही नहीं दिया, अपन सिर्फ यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट रखते रखते आ रहे हैं। तो इनिशियल में तो अपने पास डायरेक्ट लिख दूंगा एम जी के, तो यहाँ से तो मैक्सिमम जो आ जाएगा, ठीक है, एम जी बाय के, ये अपने पास पहला केस था, यानी कि पहला तो अपने पास आ गया एम जी बाय के, ठीक है, एम जी बाय के, एम जी के बाय, ये तो गया ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्या बोला है कि जब अपन सडनली रिलीज कर देते हैं, सडनली रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि इसका जो डायरेक्ट होता है 2 टाइम्स हो जाता है, कैसे वो अपन आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे था इनिशियल में ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, नेचुरल लेंथ पे थी यहाँ पे, ये x इजिकल टू 0 पे थी, अब ये नीचे आ रही है, x डिस्प्लेस हुई, ठीक है, और एक ऊपर थी, ये x डिस्प्लेस हुई। तो ये क्या करेगी, जब मैं अचानक छोड़ दूंगा तो स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे चम करेगी, ठीक है। तो जब ऊपर होगा तब इस केस में mg ज़्यादा होगा के एक्स से, तो ये वापस नीचे आएगी, और इस केस में जो अपने पास के एक्स होगा वो ग्रेटर देन होगा mg से, इसमें mg ज़्यादा होगा तो वापस ऊपर जाएगी। तो ये क्या करेगी, इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे चम करेगी। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम दैट इज 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डायरेक्ट mx होता है, वो आपको याद रखना है mg बाय के, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा सवाल था कि अपन इसका आंसर देखो ये हो जाएगा। तो जब भी अपन स्लोली छोड़ते हैं तो अपन ये निकल के आता है, सडनली छोड़ते हैं तो अपन ये निकल के आता है। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे कि ध्यान से देखो, अपन के पास पहले पार्टिकल यहाँ पे था, इनिशियल में वेलोसिटी में 0 थी, ठीक है। अपन छोड़ते हैं तो लास्ट में भी फाइनल में 0 बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि इसकी जो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव द्वारा फोर्स का जो वर्कडन है कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, ये रहा, जब यहाँ पे था ये तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल में भी कितनी है 0 है। यहाँ पे इसके बीच में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ये x हो रही है, यहाँ पे ये x हो रही है, तो यहाँ पे 2x होती है, और ये 2x किसके इक्वल है, x मैक्सिमम के इक्वल है, 2x मैक्सिमम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू होती है अपने पास mg बाय के हो जाएगी इस वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 mg बाय के, ठीक है। आप इसको एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, आप कर लेना, लेकिन आप इसका रिजल्ट है वो याद रख लेना कि 2 mg बाय के होती है, ठीक है। अब अपन को क्या बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड बिफोर द कमिंग द रेस्ट, ठीक है। और क्या बोला है, इंक्लाइन प्लेन द हाइट 5 मीटर इज स्मूथ, एंड फिर रफ बोला है कोएफिशिएंट ऑफ ये, ठीक है। आपको डिस्टेंस बताना है कि कितनी, आपको पता है कि यहाँ से एक ब्लॉक है, नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है, और यहाँ पे इस आएगा तब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी से देखो आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो कि एक तो आप यहाँ से अपन वेलोसिटी फाइंड करें, और ये वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन लगा के अपन वेलोसिटी फाइंड करें, और इससे फिर अपन काइनेमेटिक्स का फंडा लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इसकी जो फाइनल हो जाएगी दैट इज 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, एक तरह से कर सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ पे पूरी लगा सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आएगा तब यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा नॉन कंजर्वेटिव वाला फोर्स, यहाँ तक तो कंजर्वेटिव था लेकिन यहाँ पे जो वर्कडन आएगा वो नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे फोर्स 2 तरीके काम करे, नॉन कंजर्वेटिव वाला फोर्स करेगा और वो 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो अपने पास वेलोसिटी आएगी वो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो mgh है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, mgh है वो किसके इक्वल होगा, हाफ mv²। जब भी आपको ऐसा इनिशियल वेलोसिटी दी और यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ऐसे करेंगे, m से m कैंसिल हो गया, g 10 5 और यहाँ से 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और v², ठीक है। तो ये कितना बना 10 10 100 यानी कि v की वैल्यू आ गई
10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है और इसकी फाइनल 0 करनी है। तो यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन लगेगा F इस तरफ, ठीक है। इसका अपन को मास दिया है क्या? नहीं दिया है। चलो, तो अपन को मास की जरूरत नहीं है, यानी कि अपन को पता है म्यू इंटू एन होता है और ये होता है म्यू एम जी। तो यहाँ से अपन इसका अगर एक्सेलरेशन लिखे एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी, तो एम से एम कैंसिल, यानी कि ए आ गया अपने पास म्यू जी, ठीक है। और म्यू की वैल्यू ये दी है, तो अपने पास यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो नेगेटिव में आएगा 2.2 इंटू 10, तो यानी कि आ गया 2 नेगेटिव में। एक्सेलरेशन आ गया इसका, इस तरफ लग रहा है, दैट इज कितना लग रहा है 2। मैंने डायरेक्शन शो कर दी इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव में आ गया 2। अब इस तरफ जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर तो 0 लास्ट की, इनिशियल की कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि -2 और s निकालना है। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये 2 2 4 125 आ जाएगा, s की वैल्यू 25 आ जाएगी, 25 मीटर आगे चलेगा। बस ऐसे करना था। दूसरा, आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से भी कर सकते हो। फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव वाला लगाओ, ठीक है, और वो क्या कर देगा, इसके चेंज इन काइनेटिक के इक्वल कर देगा, ठीक है। 25 मीटर आगे, दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अब आता है अपने पास लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पावर, ठीक है। पावर सब कुछ चाहिए, मैं वापस बोल देता हूँ, पावर सब कुछ चाहिए। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगा के डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, वो आप कर रहे होंगे, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अपने हाथ दो आती है पावर, एक इंस्टेंटेनियस और एक आती है एवरेज। जैसे अपन देखे थे वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एवरेज वाली, तो यहाँ पावर भी होती है एवरेज, ठीक है। ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए जो पावर होती है, ठीक है, तो ये होता है अपने पास रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन, ठीक है। जो भी अपन वर्क डन कर रहे हैं यूनिट टाइम है, उसको बोलते हैं अपन पावर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, दैट इज F.V, ये पावर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से पावर स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा V cos थीटा। क्या आगे बढ़े क्या, ठीक है। हाँ, अपने पास सवाल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। करें क्या? अब क्या बोला कि द रेशियो ऑफ पावर्स ऑफ 2 मोटर्स, ठीक है, 2 मोटर है अपने पास, इनका रेशियो दिया है P1/P2, दैट इज √x + 1। चलो ठीक है। आर कैपेबल द राइजिंग 300 kg वाटर इन द 5 मिनट एंड 5 kg वाटर इन द 2 मिनट रेस्पेक्टिवली। दो पावर है। पावर क्या लिखते हैं अपन? पावर लिखते हैं वर्क डन बाय टाइम। और वर्क डन क्या कर रहा है? ये पानी को उठा रहा है, ठीक है। कितने ये कितने में 100 मीटर डीप से उठा रहा है। तो अगर मान लो कि यहाँ से ये पानी को उठा रहा है, ऐसे मान लो कि इसमें वाटर है 1 kg, मान लो कि इसका मास m है और इसको 100 kg उठा रहा है h की वैल्यू, तो यहाँ पे जो वर्क डन करेगा दैट इज mgh हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ mgh/टाइम t। तो पहले के लिए पावर लिखूंगा P1, वो क्या हो जाएगा अपने पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे यहाँ पे लिख देते हैं ना। P1 यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, m कितना दिया है अपन को 300, ठीक है, g 10, h की वैल्यू कितनी दी है अपन को 100 दी है, टाइम कितना दिया अपन को 5 दिया है, और इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60, ठीक है। और ऐसे कैसे अपने पास क्या आ जाएगी, P2 आ जाएगा। P2 कितना बताओ, ये आ जाएगा अपने पास 50 × 10 × 100 उठाया, और अपने पास कितनी मिनट लगी 2। इन दोनों क्या कर दो, डिवाइड करोगे तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, कैंसिल क्या कर रहा है, ये सी कैंसिल हो रहा है पूरा, ये सी कैंसिल हो रहा है, ये 6 बार कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास निकल के आएगा 6 ऊपर हो गया 12/5, यानी कि P1/P2 निकल गया है 12/5, और इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो 3 और √4 यानी कि 2। हाँ, तो यहाँ से अपन किसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × √4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो ये कितना ऊपर बन गया अपने पास, √16 लिखना पड़ेगा, ये अपन ने 16 लिख दिया अपॉन √16 + 1। तो ध्यान से देखो, √16 3, ये कितना हो गया 4 × 3 12 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 4 + 1, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे कंपेयर करने पर जो x की वैल्यू आती है दैट इज 16। सिंपल सवाल था, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। आगे बढ़े क्या, ठीक है, ये आंसर है, लिख दो। अब एक और सवाल है, क्या बोला गया है कि एक बॉडी ऑफ मास, ठीक है, बिगिन कर रहा है ना, स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, टू मूव अंडर द फोर्स एक्शन टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ये दिया अपन को, ठीक है। क्या दिया है, T(i) + 3 T² J कैप दिया है, और क्या दिया है अपन को,
वेयर इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द, ये अपन को आई कैप दिए। चलो पावर डेवलप बाय द अबव फोर्स एट द टाइम, ठीक है। मास अपन को दिया है 1 kg दिया है, ठीक है। अपन को क्या बोला है, पावर बोला है और 2 सेकंड पे बोला है। तो सबसे पहले तो यहाँ से इन दोनों डेटा से अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, देखो एक्सेलरेशन अपने पास मास सेम है, F/m होता है, तो यही आ गया अपने पास एक्सेलरेशन 3t² j कैप। और अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी, क्योंकि मुझे जो पावर होती है दैट इज F.v वेक्टर होता है। अगर वेलोसिटी आ गई और अपन को पता है कि जो a होता है वो dv/dt होता है ना, ये क्या होता है dv/dt, तो यहाँ से जो dv आ जाएगा दैट इज a × dt, और इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो यहाँ से जो अपने पास v आ जाएगा वो क्या आ जाएगा a × v, यानी कि हो जाएगा अपने पास t²/2 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा अपने पास 3, यानी कि t³ बन जाएगा j कैप। तो ये अपने पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, पावर है ये अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से दोनों लिख दूंगा, वो क्या हो जाएगा, पावर होता है F आई कैप प्लस 3t² j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लिख दूंगा, तो t²/2 आई कैप प्लस t³ j कैप लिख दूंगा। तो यहाँ से अपने पास बनेगा ये अपने पास t³ प्लस 3t⁵। और किस टाइम पे अपन को पूछा है बताओ, ये टाइम अपन को पूछा है 2 सेकंड पे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 2⁵/2 2⁵ हो जाएगा। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, सिंपल सवाल था, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास फंक्शन बना था, आंसर 100 आता है इसका, ठीक है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें कि फाइंड द फोर्स सच दैट द, जो डिलीवर कांस्टेंट जो पावर है वो हो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पावर है वो कांस्टेंट हो, तो अपन को वो फोर्स फाइंड करना है, इनका फंक्शन फाइंड करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा। और ये बहुत बार सवाल आ चुका है, तो ये सवाल को हो सकता है कि कोई ना कोई शिफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सवाल है वो कोई ना कोई शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। तो क्या बोला है, अपन को वो निकालना है, पावर कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। पावर क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। कैसे करेंगे, देखो पावर का अपने पास फॉर्मूला है, ये पावर होता है F × v cos थीटा। तो मान लेते हैं यहाँ पे थीटा 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ से अपने पास पावर बनेगा दैट इज F × v, ठीक है। ये पावर बना, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, पावर को लिख सकता m dv/dt × v, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा dv = p/m × dt, ठीक है। ये निकल गया है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इनिशियल में वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, तब टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी और v थी, तो ये हो जाएगा अपने पास v²/2, और ये क्या बना, p कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, और ये हो गया अपने पास t, ठीक है। ये आ गया, तो यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी v² = 2p/m × t। तो यहाँ से वेलोसिटी आई जो कि हो जाएगी अपने पास √2p/m, और t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये कांस्टेंट है। यहाँ से अपन के पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया, v = √2p/m, और t की पावर कितनी आ रही है हो, यानी यहाँ से जो v है वो प्रोपोर्शनल t की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता है कि पावर कांस्टेंट है। अब ये भी लिख सकते हैं अपन पावर v करके, तो यहाँ से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा F/v, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अपने पास v कितना निकल गया है वो लिख देता हूँ। यहाँ से v निकल के आया दैट इज़ 2p/m, और ये टाइम की पावर 1/2। और अपन जानते हैं कि जो पावर होती है दैट इज़ F × v होती है, तो यहाँ से जो F आ जाएगा p/v, तो यहाँ से p/v करूँगा तो अपने पास ये क्या हो जाएगा p/√2p/m, और t की पावर -1/2 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो √p करोगे तो यहाँ से √p से √p कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा ऊपर नीचे जाके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर्स हो जाएगा अपने पास √p और √p। अपने पास एक तो ये फार्मूला निकल के आया, यहाँ से अपन को ये पता चला कि v प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2 है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो फोर्स निकल के आया वो कितना हो जाएगा √p
रूट पी से रूट पी कैंसिल, तो ऊपर रूट पी रहा, ठीक है, रूट पी और 2 नीचे रहा और रूट टी, तो ये अपने पास हो जाएगा m, यानी पी एम बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, रूट में पी एम बाय 2 हो जाएगा और जो टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़, तो अपने पास जो फोर्स निकल के आया वो क्या निकल के आया, प्रोपोर्शनल टी की पावर -1/2, क्या ये निकल के आएगा, ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आया फोर्स दैट इज़ टी की पावर -1/2, ठीक है, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये दो जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो क्या है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F/m, F क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है F क्या आ रहा है, रूट pm/2 और टी की पावर -1/2 बाय m कर दो, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रूट p/2m और टी की पावर -1/2, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के रूट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इसका ये अगर पूछ लें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी मैंने बताया ये वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस केस में जो पावर आती है वो आती है अपने पास कांस्टेंट आती है, ठीक है, पावर क्या होती है, कांस्टेंट डिलीवर होती है, ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर एक सवाल है वो करते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे करना है, आपको क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अपने पास वेलोसिटी क्या आ रही थी, वेलोसिटी ये आ रही थी, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी आ रही थी दैट इज़ रूट पी, गलत लिख दिया यहाँ पे, 2p/m, ठीक है, सही लिखा है ना, हाँ, रूट 2p/m और p की पावर पॉजिटिव में है ना 1/2 आ रही थी। तो यहाँ से पर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वो हो जाएगा v इंटू डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यहाँ से ये जाएगा अपने पास, ये तो बाहर आ जाएगा 2p/m, ठीक है, 2p/m आ जाएगा बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, t की पावर 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2p/m पूरे का रूट है और ये हो जाएगा t की पावर 3/2, ठीक है, 3/2 और क्या बन जाएगा, नीचे भी 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास x निकल के आया और बस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, याद रखना। तो यहाँ से इसके ऊपर एक सवाल दिया है वो देख लो, क्या बोला है कि अपने पास डिस्प्लेसमेंट बताना है कांस्टेंट पावर के लिए ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, बस सारी चीज़ें दी हुई है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना आज का लेक्चर, आप यहीं कंप्लीट करते हैं, आपका जो वर्क एनर्जी पावर वाला था वो यहीं कंप्लीट होता है जितने भी कंसेप्ट थे वर्क एनर्जी पावर के वो पढ़ने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जुड़े रहना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूँ, ठीक है, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आज के जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको अच्छे से लिखने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, और उनके ऊपर PYQ लगाने, फिर क्या देना है उनके ऊपर टेस्ट दे देना है, ठीक है, जिससे आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और अगले जो एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू।